यस सर। आज हम लोग बेसिक लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का करने जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है। आखिर हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो पहले हमारा ये होना चाहिए कि आखिर एस्ट्रोलॉजी हमारी हेल्प कैसे कर सकती है। देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, एफएम सुन रहे थे, तो एफएम ने कहा कि आगे 1 किलोमीटर बाद बहुत ट्रैफिक है, या आप गूगल मैप से देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत है। ठीक है, तो आप लोग रास्ता डाइवर्ट कर लेते हैं, राइट? तो एनीवन कैन ज्वाइन विद मी सो दैट विल बी मोर बेटर फॉर मी। अगर कोई साथ में ज्वाइन करता है, बात समझने के लिए रिस्पॉन्ड करता है, तो सबको बेनिफिट होगा along with the question answer। तो वो बेनिफिट करता है कि आप रास्ता बदल लें। ठीक है, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी हमें ये बताती है कि हमने जो पाथ फॉलो किया हुआ है वो पाथ हमारा डिफिकल्ट है, उसका इजी वे भी होता है, तो हमको अपनी लाइफ में कुछ डाइवर्शन लेकर आना चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो रेमेडीज के ऊपर भागते हैं। ठीक है, रेमेडीज को, यस प्लीज, हेलो, काइंडली म्यूट, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। छोटी कर डिलीट कर दो, थोड़ी एक बार इनफिट कर दो, बस बार बार नहीं कॉल। तो क्या होता है कि हम लोगों को जो है उस लाइफ को इजी करने के लिए एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे समझेंगे, बड़े आराम से आप देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। किसी के यहाँ से साउंड आ रहा है, प्लीज अनम्यूट कर लें, दैट डिस्टर्ब टू द अदर आल्सो। आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट। स्वरण शुक्ला जी, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। स्वरण शुक्ला जी, काइंडली म्यूट योरसेल्फ सर। हेलो, स्वरण शुक्ला जी, वैसे आ जाऊंगा 10 बजे पहले। प्लीज सबको म्यूट कर लीजिए आपके यहाँ से, तो हम्बल रिक्वेस्ट। स्वरण शुक्ला जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इट डिस्टर्ब टू द अदर पार्टिसिपेंट। अब आप देखिए कैसे होता है। हम लोग जैसे ये बर्थ चार्ट का ये बनाते हैं, आपको बड़े आराम से, किसी को नहीं समझ में आए, he can ask a question और he can raise his voice। ठीक है, मैं भी जाऊँ ना, में आई क्यों, मैं गाड़ी ले जाऊँ और जाओ। ये देखिए मैं कुंडली बना रहा हूँ, इसके पीछे एक तो मीनिंग है। प्लीज कैन यू मेक म्यूट टू एवरीवन प्लीज। सर आप सबको म्यूट कर मैं लीजिए म्यूट आपके कर यहाँ रहा से। हूँ, सबको म्यूट करना चाह रहा हूँ, म्यूट टू तो ऑल। जो भी क्वेश्चन करेगा वो हम हाथ रेस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए म्यूट हुए हैं क्या सभी? आज दिखे नहीं यार पूरे दिन। यार मैं ठीक है यार। सर इनको निकाल दीजिए, श्रवण शुक्ला को। मैंने रिमूव कर दिया है, रिमूव कर दिया। आई डोंट वांट डिस्टरबेंस। इससे थोड़ी होता है, इतनी बार सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। अब ये हम लोग जो बर्थ चार्ट बना रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, मैं आपको आराम से बताऊंगा। हमारा जब कोर्स होगा तो काफी डिटेल में चलेगा, इजी चलेगा। अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास भी देनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल गिव एक्स्ट्रा क्लास, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। आपको क्लास के अंदर एडिशनल टिप्स वगैरह भी साथ साथ मिलती रहेंगी। देखिए, इसको बोलते हैं, एक तो
डिविजनल चार्ट बोलते हैं क्योंकि ये हमारा बर्थ चार्ट होता है, ठीक है। दूसरा इसका नाम क्या होता है, काल पुरुष कुंडली। ठीक है, काल पुरुष कुंडली, ये सारा अभी मैं आपको बताता हूं आराम से। जब भी आप ये कुंडली ड्रॉ करते हैं हाथ से, आजकल चूंकि कंप्यूटर और लैपटॉप का जमाना है, लोग उस पर करते हैं, लेकिन मैं आज भी लैपटॉप पर ही कुंडली बनाता हूं, लेकिन उसकी कॉपी रजिस्टर पर बनाता हूं। जब भी आप कुंडली ये बनाते हैं रजिस्टर पर, तो आप अपने वीनस की रेमेडी कर रहे हैं। इसको नॉर्थ इंडिया में डायमंड पैटर्न कुंडली कहा जाता है। डायमंड रिप्रेजेंट द वीनस, सिंपल बात, ठीक है। तो जब भी आप कुंडली हाथ से ड्रॉ करते हैं, स्पेशली ग्रीन पेन से ड्रॉ करते हैं, यू आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग यूर मर्करी। दो रेमेडी अपने आप इजीली होती चली जाती है। सबसे आसान चीज बता रहे हैं कि रेमेडी के पीछे लोग भागते हैं, हमारी रेमेडी तो 2 प्लेनेट की यही हो रही है ना। व्हेन वी आर मेकिंग बाय आवरसेल्फ द बर्थ चार्ट, ठीक है, तो आप अपना मरकरी और वीनस प्लेनेट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है कि हमारा एक काल पुरुष होता है, मैं बता देता हूं। काल पुरुष से कुंडली फर्स्ट हाउस ये होता है, दिस इज कॉल्ड असेंडेंट। असेंडेंट मीन लगना। ये हमारा लगना होता है, यहां पर कोई भी राशि आ सकती है, ठीक है, कोई भी राशि आ सकती है यहाँ पर, वो अलग चीज है, वो लगना हो जाएगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में 3 चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है कुंडली, जहां मैंने नंबर लिखे होते हैं, ये भाव होते हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। इन तीनों का मिक्सर जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है। सिंपल सी बात है। एडवांस कोर्स में जाकर के नक्षत्र वगैरह आता है, लेकिन जब हमें फंडामेंटल सीखना है तो सबसे पहले 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या 3 चीजें पता होनी चाहिए? 12 राशि, 12 राशि होनी चाहिए हमें पता, और 12 भाव होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो इन चीजों को हमने कोरिलेट करना होता है। होता क्या है कि आप सभी जगह जहां भी आप कहीं एस्ट्रोलॉजी वगैरह क्लास पढ़ें, सबसे पहले वो लोग प्लेनेट को समझा देते हैं, वो गलत है। प्लेनेट हमारा 3rd स्टेप है। पहले हमें राशि तो पता हो, पहले हमें राशि पता हो। राशि जो होती है, उस राशि और भाव, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें प्लेनेट बैठा होता है। देखिए कैसे मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये लगन है, पहला भाव है, ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चौथा भाव है और चौथी राशि यानी कैंसर साइन है। चौथा भाव और चौथी राशि कैंसर साइन है, तो ये 2 चीजें होंगी, इसमें प्लेनेट बैठा है। प्लेनेट 3rd नंबर पर आएगा। हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ने लगते हैं तो हम प्लेनेट पे पहले पढ़ने लग जाते हैं। ये तो समझ नहीं आता कि हमें किस राशि के पास, किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है। ये दोनों मकान मालिक कहलाते हैं, राशि और भाव, ये मकान मालिक हैं। और प्लेनेट वहां किराएदार भी हो सकता है, मालिक मकान भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो मून है, चंद्रमा खुद बैठ गया तो अपने मकान में बैठे हैं। मान लीजिए यहां सन बैठा है, तो सन किराएदार है यहाँ का। राशि कौन सी है? कर्क राशि। और साइन कौन, घर कौन सा है? चौथा घर है, ठीक है।
4th हाउस है, लेकिन इसमें सन बैठा है, तो सन किसी की राशि में किसी के भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, इस चीज को समझना जरूरी होता है। हमारी 12 राशियां होती हैं जिनका डिवीजन होता है। देखो, आज मैं पहली क्लास में 2 टिप्स आपको दिया। सबसे पहले क्या है कि हमने कुंडली को बनाना है, हाथ से बनाना है। हाथ से किससे बनाना है? हमने ग्रीन पेन से बनाना है। हमारा मरकरी स्ट्रांग होगा। मरकरी बेसिकली रिप्रेजेंट इंटेलेक्चुअलिटी, हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, बुध ग्रह। और शुक्र हमारे को लग्जरी लाइफ देता है सारी। तो जब हाथ से आप ये कुंडली बनाएंगे, आप कंप्यूटर पर देखिए करिए, लेकिन आप पेपर पर जरूर बनाइए। जब आप पेपर पर बनाएंगे तो वीनस स्ट्रांग हो जाएगा और आपका मरकरी स्ट्रांग हो जाएगा। फिल किससे करना है? ब्लू पेन से। भाई, कलयुग के अंदर राहु महाराज ही प्रधान हैं। ज्योतिष के 2 कारक ग्रह होते हैं, एक मरकरी और एक आपका जुपिटर। ठीक है, तो लेकिन इनका हेड होता है मिस्टर राहु। तो राहु जिसका बहुत अच्छा होता है, वो एस्ट्रोलॉजी में ट्विस्ट ला सकता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकता है और नई एस्ट्रोलॉजी प्रेजेंट कर सकता है अलॉन्ग विद द मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब मैं देखो राशि का सबसे पहले राशि को समझाने की कोशिश करता हूं। 12 राशियां होती हैं। अब राशियों को समझिए, 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां कहलाती हैं हमारी। चर का मतलब होता है मूवेबल साइन। ये हमारा 2, 5, 8, 11 फिक्स साइन कहलाता है और 3, 6, 9 ड्यूल साइन कहलाता है। ड्यूल साइन के अंदर एक बात आती है, एक सेकेंड, देखिए चर जो राशि होती है उसको समझना जरूरी है। आज पहली क्लास में आप अगर ये कहें कि मैं आज क्लास अटेंड करके कुछ कर सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो आप कर सकते हैं। जो वेरिएबल साइन कहते हैं, मूवेबल साइन कहते हैं, वो आपकी मेष राशि होती है, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि होती है। ये बेसिकली इस राशि का ही लगन बनते हैं। सूर्य उदय पर जो भी राशि का उदय होता है, वो 2 घंटे तक उस राशि का लगन होता है। सिंपल बात है, पंचांग में देख लें, 12 लगन है, 2 घंटे का एक लगन होता है, तो 12 दूना 24। ठीक है, तो 12 दूना 24 हो गया। तो एक जो लगन स्टार्ट होता है वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं हम वेरिएबल साइन के ऊपर। 1, 4, 7, 10 वेरिएबल साइन, मूवेबल साइन। इसका क्या यूज है? भाई, आपने कोई नई दुकान का उद्घाटन करना है तो यूज दीस लगनास 1, 4, 7 एंड 10 वेरिएबल साइन को। आपने फॉरेन ट्रेवलिंग करनी है या आपने गाड़ी लेकर के आनी है घर पे नहीं, ठीक है, या ड्राइविंग सीखनी है, ऑलवेज यूज दिस मूवेबल साइन, क्योंकि हम लोग मूवेबल काम कर रहे हैं। तो मूवेबल में मूवेबल वाले ही साइन पिक करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आते हैं 2, 5, 8 और 11 साइन पर, यानी वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। तो क्या साइन होते हैं? ये साइन होते हैं फिक्स साइन बोलते हैं इसको। इस फिक्स साइन का क्या लाभ होता है? सभी ने देखा है दिवाली पर टीवी में सारे प्रोग्राम आते हैं कि इनको बोलते हैं स्थिर लगन। पूजा पाठ, लक्ष्मी पूजा स्थिर लगन में, क्योंकि हमें लक्ष्मी हमेशा के लिए चाहिए ना। जब तक हम जीवित हैं धरती पर, हमें तो हर समय लक्ष्मी चाहिए। तो फिक्स साइन के अंदर हमको अपना पूजा पाठ करना होता है।
फिक्स साइन के अंदर कोई आदमी का ट्रांसफर हो गया और उसको सरकारी है या प्राइवेट है, तो नौकरी में स्टेबल चाहिए ना, स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिक्स साइन के अंदर वो जॉब को ज्वाइन करे तो नौकरी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। लोग एक छोटी छोटी बात पर ध्यान नहीं देते और मूवेबल साइन में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कहते हैं साहब हमारी नौकरी छूटी, अब हम जो है नई जॉब ढूंढ रहे हैं। अरे भाई आप इस छोटी सी चीज को फॉलो कर लेते, सिंपल सी बात थी। उसके बाद साइन आता है 3, 6, 9 एंड 12, यानी आपका मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ठीक है, ये साइन हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करते कहीं पे भी, क्योंकि ये ड्यूल साइन है। इसमें आधा मिक्सर 50% इसके अंदर वेरिएबल साइन का होता है और आधा मिक्सर फिक्स साइन का होता है। तो दो मिक्सर होते हैं, इसलिए ये अप एंड डाउन साइन दिखा सकते हैं हमको। अप एंड डाउन, हमको लाइफ में अप एंड डाउन नहीं देखना, हमको हर चीज फिक्स देखनी है लाइफ में। तो इसलिए मेनली राशि का यही यूज है। फर्स्ट और सेकंड ये दो राशि होती हैं जिनको पहले को बोलते हैं मूवेबल साइन, मूव वाले, और ये दूसरा कहलाता है फिक्स आपका। ठीक है, सिंपल सी चीज है, इसमें कहीं कोई नहीं है। हम लोग डिटेल में सबसे पहले राशि में पढ़ाता हूं, पहले राशि समझ आनी चाहिए। जब तक राशि नहीं समझ में आएगी आप प्लैनेट्स को समझ ही नहीं पाएंगे, ये आधार है ज्योतिष का। ठीक है, तो क्लास के अंदर डिटेल में हम लोग जाएंगे कि राशि को कैसे पढ़ना है। अब आते हैं, हम लोग राशि पे बात की, अब आता है दूसरी बात हमारी भाव की। भाव, ये पहला भाव है हमारा, एसेंडेंट कहलाता है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा, ये चौथा भाव है। अब फोर्थ हाउस है, जैसे ये हमारा भाव है, फॉर एग्जांपल फोर्थ हाउस है। यहाँ पर जो ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र हो गया आपका, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, ठीक है, ये ग्रह हो गए। मैं एग्जांपल देता हूँ। अब लोग क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो जानते होंगे वो समझ लें कि वो देखते हैं कि चौथा घर खराब है तो सब कुछ जीवन में खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका चौथा घर खराब है तो इसका अर्थ ये है, चौथा घर पूरा नहीं खराब होता, चौथा घर के ग्रह जो होते हैं ना, कुछ कारक होते हैं, आपको कारक सिखाए जाएंगे। चौथे घर के जो कारक होते हैं, जैसे चंद्रमा है चौथे घर का कारक, बुध है कारक और शुक्र कारक है। अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा खराब है, ठीक है, तो उसका मन अशांत होगा, माता जी बीमार रहेंगी। लेकिन अगर उसका शुक्र ठीक है तो चौथे घर के पूरे फल मिलेंगे, अर्थात उसे गाड़ी मिलेगी, लग्जरी चीजें मिलेंगी, ये पक्का मिलेंगी। मान लीजिए किसी का शुक्र खराब है तो गाड़ी मिलने में दिक्कत आएगी, लग्जरी मिलने में दिक्कत आएगी। लेकिन उसका चंद्रमा ठीक है तो मन की शांति बनी रहेगी। ये मत सोचिए मन अशांत रहेगा चौथा घर खराब है। आप ये देखिए प्लेनेट कौन सा खराब है। हम लोग क्या आधा पढ़ लेते हैं, चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, वो खराब है तो मेरी जिंदगी खराब है। अरे भैया ऐसा नहीं है, चौथे घर का स्वामी चंद्रमा है, मान लिया वो खराब है, भाई कुंडली में अगर शुक्र ठीक है तो आपको लग्जरी सारी जिंदगी मिलेंगी। ठीक है, तो लग्जरी सारी जिंदगी मिलेंगी। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया भाव को समझाने का। एक और एग्जांपल दे देता हूं भाव से। ये हमारा धर्म भाव होता है, नवम भाव। ठीक है, ये भाव कहलाता है धर्म का, लेकिन ये भाव फॉरेन का भी कहलाता है। हमने विदेश जाना है तो यहां से देखेंगे। मान लीजिए आपका बच्चा कोई ये कहता है कि मामा मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एमसीए करना है या एमबीए करना है, तो हम लोग 9th हाउस से देखेंगे। पहले हमने हाउस देखना है, फिर प्लेनेट देखना है। सबसे पहले तो राशि है, मैं बार बार बता रहा हूं, सबसे पहले आपको राशि देखनी है, फिर उसके बाद भाव देखना है, थर्ड स्टेप पर प्लेनेट देखना है। हो क्या रहा है आजकल एस्ट्रोलॉजी में कि हम लोग प्लेनेट को पहले देख रहे हैं, राशि और भाव को इग्नोर कर देते हैं, जिससे इंटरप्रिटेशन 100% गलत हो जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लीजिए। जब भी आप राशि और भाव को इग्नोर करेंगे आपकी कैलकुलेशन 110% गलत हो जाएगी।
ठीक है। आप कुछ लोग ये समझते हैं, एक और भाव बता देते हैं आपको, जैसे ये हमारा 12th हाउस है, 12वां घर हमारा खर्चे का है, तो इसका अर्थ ये नहीं है ये खर्चा ही है। हम विदेश जाएंगे वो 12th हाउस से भी देख सकते हैं हम लोग। एक सेकंड प्लीज। वो 12th हाउस से भी देख सकते हैं, विदेश जाना है या विदेश में पढ़ने जाना है या क्या करना है विदेश में हमने, ठीक है। तो वो चीज होती है, उस चीज को हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भाव पढ़ेंगे, भावों को समझेंगे, सिंपल सी बात है। और इसमें कुछ ज्यादा वो ज्योग्राफी नहीं है। एक और अच्छी बात बताता हूँ, वो ये बताता हूँ कि सब लोग रेमेडी की बात करते हैं ना। देखिए जो मैथ का पार्ट होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, उसको ब्रह्मा जी कहते हैं, और जो इंटरप्रिटेशन यानी फलित का पार्ट होता है उसको भगवान विष्णु कहते हैं, और जो रेमेडीज होती हैं उसको भगवान शिव कहते हैं, उसको भगवान शिव कहते हैं रेमेडीज को। भाई रेमेडीज में जब आपने भगवान शिव का नाम जाप कर लिया तो रेमेडीज तो अपने आप हो गई। अब आप समझे, त्रिगुणात्मक शक्ति वो यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अगला एक स्टेप की झलक देते हैं। कोई भी ग्रह, प्लीज अनम्यूट, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग सन के पास। सन के पास कोई भी प्लेनेट क्लोज आ जाएगा, जितना पास आएगा, सूर्य जो है अग्नि के कारक हैं, सन कोई भी प्लेनेट सूर्य के पास ज्यादा नजदीक आ जाएगा वो अस्त हो जाता है। अब अस्त ग्रह क्या है, आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, आज ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि अस्त ग्रह में क्या होता है। कि जैसे आपकी तवे पे रोटी जल गई, जली हुई रोटी तो हम खा नहीं सकते, ठीक। तो अस्त ग्रह क्या करते हैं कि आपका मान सम्मान को कम कर देते हैं, आपका सम्मान की जो है वो कमी ला देते हैं, आपको वो सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती अस्त ग्रह से। तो जितने भी अस्त ग्रह हैं उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास के अंदर डिटेल वाइज, ठीक है। तो उससे आपको लाभ मिलेगा कि मेरा कौन सा ग्रह अस्त है तो मुझे क्या नहीं मिल रहा, वो अस्त ग्रह बता देगा आपको। ऑलमोस्ट काफी कुछ ये बेसिक लेवल का कोर्स कवर करेगा। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ ग्रह बता दिए, राशि बता दी, कुछ आगे की चीजें भी बताई जाएंगी, ठीक है। तो उस तरह से हम लोगों को सीखना और समझना है। अगर मान लीजिए कोई भाव कमजोर है, हमें कैसा पता लगेगा कोई हमारा भाव कमजोर है। अब जैसे आजकल लोग कहते हैं कि जी मेरी, भाई प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आप अरे रामने हाजिर भाव ये श्रवण शुक्ला जी यार, बाकी तो स्लिप रहे। हाँ बाकी स्लिप रहा, स्लिप नहीं गई फिर ऊंचा तो सर प्लीज इनको अनम्यूट कीजिए, आई मीन म्यूट कर दीजिए प्लीज सर इनको। मैंने आउट कर दिया जी, सर थैंक यू। मैंने आउट कर दिया दोबारा। ये इन फिर से वही बात है, ये कोई बात थोड़ी होती है। आपको आराम से मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उल्टा आप अच्छा लीजिए मेरे से बेनिफिट, तो उससे फायदा होगा, जी जिससे सर। आपको अच्छे से बताया जा सके। जी सर, तो थैंक यू सर। थैंक यू जी। अब सन के पास जब भी कोई प्लेनेट आता है तो वो अस्त हो जाता है, ठीक है। तो अस्त होने से दिक्कत हो जाती है हमारी लाइफ में। क्या दिक्कतें आएंगी वो हम लोग क्लास में स्टडी करेंगे। अब एक और अच्छी चीजें आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग वहम पाल करके बैठे हैं होते हैं। अब मैं थोड़ा सा 10th हाउस को एक्सप्लेन कर रहा था, मेरा रिदम टूट गया। लोग कहते हैं साहब हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, अप एंड डाउन ज्यादा है। 10th हाउस जो होता है हमारा 10वां भाव, हिंदी में भाव कहते हैं, इंग्लिश में हाउस कहते हैं। अगर इस भाव को कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है तो क्या होता है कि हमारी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, वी हैव अ अनस्टेडी लाइफ, ठीक है। तो ये चीजें घटती हैं, हम लोग बार बार जॉब बदलते हैं, या इस 10वें घर पर पाप प्रभाव ज्यादा आ जाए तो हमारी लाइफ के अंदर दिक्कत होती है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा।
तो वो दिक्कत आ जाती है लाइफ के अंदर जब हमारे 10th हाउस को कोई भी प्लेनेट शुभ ग्रह नहीं देख रहा हो, केवल अशुभ ग्रह देख रहे होते हैं। तो ऐसे लोग चाहे इंजीनियरिंग कर लें या डॉक्टर बन जाएं या बहुत अच्छी एजुकेशन ले लें, तो लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। दे हैव अनस्टेडी लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ होती है। अब एक और बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं आज आपको, आप अपनी कुंडली में ही देख लेना। ये आपका जो लगन है, ये केंद्र स्थान होते हैं, केंद्र स्थान, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, ये हमारे केंद्र स्थान होते हैं। केंद्र स्थान में अगर एक भी प्लेनेट नहीं है तो इट्स मीन यू हैव ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। क्लियर है? बड़ी सिंपल सी बात बता दी। हमें एक शॉट में सीखना कैसे और देखना कैसे है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कुंडली देखनी और समझनी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पहला भाव, चौथा भाव, 7वां और 10वें में कोई भी ग्रह नहीं है, इट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन मैं अभी आपको सिखा देता हूं, अगर 2nd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में अगर प्लेनेट है, इन्हीं 4 कॉर्नर्स में, ये कॉर्नर्स हैं कुंडली के 2, 6, 8 और 12, अगर इसमें प्लेनेट है तो उन्होंने विपरीत राजयोग बना दिया। ऐसा आदमी जिंदगी में तरक्की करके रहेगा। केंद्र में नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला है, लेकिन यहां पर विपरीत राजयोग बन गया जब चारों कॉर्नर भर गए, तो लाइफ के फर्स्ट हाफ के अंदर उसकी लाइफ खाली रहेगी, लेकिन लाइफ का सेकंड पार्ट उसका भरा हुआ रहेगा, जिंदगी में तरक्की करेगा। अब एक और बात आपसे अच्छे से शेयर करता हूं, वो ये है कि मान लीजिए लोग कहते हैं जी हमारा नीच का ग्रह है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां हमने लिखा MARS, मार्स, मंगल ग्रह लिखा हमने, ये 4th हाउस में नीच का हो गया। अब सब लोगों ने कहा जी मेरा ग्रह नीच का है। भैया नीच का नहीं, ये विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। कैसे? मान लीजिए यहां पर मून है प्लेनेट, ठीक है, यहाँ पे की बजाय ना मैं सोच रहा हूं यहां रख दूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। यहां रख दिया हमने मून। अब आप देखिए यहां से भी आपको सीखने को मिलेगा कि कोई प्लेनेट जो है वो, आप सबने कह दिया जी मंगल तो मेरा नीच का बैठा जी कुंडली में। भाई साहब नीच का नहीं है, राजयोग देगा आपको। क्यों? ये लगन जो असेंडेंट है हमारा, वहां से केंद्र में है। केंद्र का अर्थ होता है 1, 4, 7 और 10, यानी चौथे स्थान, 7वां स्थान और 10वां स्थान, ये केंद्र स्थान होते हैं। अब लगन से वो मंगल चौथे स्थान पे बैठा है, तो अब ये राजयोग देगा, मंगल नीच का नहीं है। नीच के जो गुण हैं वो उसके माइनर हो जाएंगे, मेजर नहीं होंगे, माइनर होंगे जरूर पर माइनर होंगे। दूसरा, चंद्रमा से ये मंगल केंद्र में है। कैसे केंद्र में? मून से गिनेंगे हम लोग, मून से, जहां मून बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 केंद्र में आ गया, तो मंगल राजयोग देगा। होता क्या है कि हम लोगों को समझ ही नहीं होती। हम लोग बस किसी ने कह दिया जी देखा नीच का, अरे भाई फॉर्मूला भी तो लगाना है ना हमने, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कुंडली फॉलो अप करनी है। देखो कुंडली तभी समझ में आती है जब आप फॉर्मूले से चलेंगे, यानी कोई रूल हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, उसके बेस पर चलेंगे। ऐसे आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है एस्ट्रोलॉजी में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, कोई ऐसा पॉइंट हो, किसी को भी अगर कुछ यहाँ तक पूछना है तो मेरे से बात कर सकता है। आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी थॉरोली। सर वो जो कहते हैं बच्चा मांगलिक है, मतलब हल्का मंगल या फिर हैवी मंगल, वो क्या चीज है? हाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो जी, फीवर होता है, फीवर 102 या 103, जी सर। क्या आप इसे हल्का फीवर या भारी फीवर बोल सकते हो? नहीं, फीवर तो फीवर है।
याद रखना, आधे से ज्यादा दुनिया को बेवकूफ बनाने का तरीका यही है। हल्का मंगलिक है, भारी मंगलिक है। मंगलिक का मीनिंग मैं समझाता हूं। मंगलिक लोग जो होते हैं एनर्जेटिक होते हैं। याद रखना बेटा, मंगलिक लोगों में एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए उनकी शादी मंगलिक से की जाती है। ठीक है, कारण दोनों की चलती रहे। जैसे हमने एक बैलगाड़ी में एक बैल लगा दिया और एक घोड़ा लगा दिया, क्या बैलगाड़ी चल पाएगी? नहीं। ठीक है मेरी बेटी, उसी तरह इसलिए जी सर। रिकमेंड किया जाता है कि मंगलिक से शादी की जाए, ताकि वो दोनों आराम से चल सके बैलगाड़ी में, मतलब हमारा घोड़ा गाड़ी बन सके। अब आप समझ में आ गया आपको? मैं इसीलिए आपकी बोला कई जाता है कि भ्रांतियां, मंगल को कई मंगल डाउट्स की क्लियर कर दूंगा क्लास में। शादी करनी है, राइट? हाँ जी बेटे। इसीलिए बोला जाता है ना कि मंगल को मंगल से ही शादी करनी चाहिए। हाँ जी मेरा बेटा, तो मैंने बता दिया ना एनर्जी। देखो कार में क्या चेक करते हैं, कितने हॉर्स पावर की है। और सर बेटी अगर मैं, नहीं होती है तो क्या प्रॉब्लम आते हैं? कोई दिक्कत नहीं आती। मैं खुद मंगलिक हूँ, मेरी वाइफ नॉन मंगलिक है। मैं सामने एग्जांपल हूँ भाई, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। मैं मंगलिक, मेरी वाइफ नहीं है। ओके। कारण क्या है ना कि हम लोग डाउट पैदा कर करके दिमाग का दही है। अगर मुझे आपको बेवकूफ बनाना और आपसे पैसा लूटना, सिखाऊं कैसे लूटा जाता है पैसा आपसे? सिखाऊं बेटा अभी ट्रिक्स? नहीं मैं नहीं सिखा सर। सकता हूँ कैसे कैसे लोग कैसे ठगी करते हैं। जैसे मैंने देख लिया आपके अच्छे ग्रह की दशा आ रही है, यही मंगल है, नीच का है ना, लेकिन जब इसकी दशा आएगी तो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, क्योंकि ये चंद्रमा से भी केंद्र में है, 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का, और लगन से भी केंद्र में है। और मैंने आपसे कह दिया जी मेरा ये मंगल यंत्र ले लीजिए और ये मैं पूजा कराऊंगा, और इस पे खर्चा आएगा 25,000 रुपए। आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए, जब आपका काम हो जाए तो मुझे 20,000 रुपए दे देना। ठीक है मेरी बेटी, मुझे तो दिख गया है ना कि जी आपका काम होना ही होना है। जी 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 आपको जी। मैंने बुद्धू बना लिया ना, मैंने तो कमा हाँ लिया अपने, मेरी तो काम बन गया। तो इस तरह से नहीं हाँ। करना चाहिए लाइफ में। मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। नाउ यू गॉट द पॉइंट? जी सर। जी सर। ठीक है। अब क्या जी होता है कि हमने कई चीजें बारीकियों से आगे चलनी होती है और समझनी होती है प्लैनेट्स की। ठीक है, अब ये देखो मैं बताता हूं, ये जो राशि होती है, मेष राशि और सिंह राशि लियो साइन और सैगिटेरियस साइन, ये अग्नि के साइन हैं, यानी ज्वलनशील राशि हैं, हीट एलिमेंट, इनका तत्व अग्नि है। वेद जो है, 4 वेद हैं हमारे यहाँ, वो चारों वेद तत्वमसि पर टिके हैं। जिसको तत्व का ज्ञान होता है वही परमात्मा को पा सकता है, जिसे तत्व का बोध नहीं है वो परमात्मा को नहीं पा सकता। सेम रूल ज्योतिष में लगेगा। अब ये मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और ये भाव भी अग्नि का भाव है। यहाँ अगर किसी का मंगल बैठा है तो वो स्पाइसी खाने बिना रह ही नहीं सकता। चेक कर लो, अगर किसी की है, मेष लगन है, लगन में मंगल बैठा है, स्पाइसी खाना खा के रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना खाए हमको। अब आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो कैसे क्या है, क्योंकि हमने कैसे कहा कि आदमी स्पाइसी खाना खाएगा। देखो पहले हमने राशि देखी, राशि कौन सी थी? अग्नि तत्व की। भाव कौन सा था? अग्नि तत्व का। ग्रह कौन सा था? अग्नि तत्व का। तीनों चीजें मिली ना, तभी तो हमने कहा कि वो स्पाइसी फूड खा के ही रहेगा। बात क्लियर हुई आप लोगों को? कैसे स्पाइसी खाना खा लेगा वो इसलिए खाएगा, ग्रह इस हिसाब से बैठे हैं। ठीक है। अब आपको एक छोटा सा एक दो और प्लेनेट के भी एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन ये याद रखना बिना राशि और भाव के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैंने 2-4 एग्जांपल अच्छे से दे दिए। मान लीजिए किसी का लगन में शनि बैठे हैं और नवमाश कुंडली जो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैं टिप्स दे रहा हूं साथ में, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो मेरा 2nd लेवल का कोर्स है, कल ही उसकी क्लास खत्म हुई है। तो नमाज कुंडली में किसी का भी D9 चार्ट में शनि महाराज लगन में बैठे हैं, ससुराल में घी की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिल सकता। यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम हर इन-लॉस। ये बात समझ ले। तो ये टिप्स भी मैं साथ साथ आपको शेयर करता रहूंगा क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए हमारे 5th हाउस का रिलेशन 12th हाउस से होता है,
तो ऐसे बच्चे फॉरेन के अंदर एजुकेशन के लिए जाते हैं। सीधी सी बात है। रिलेशन कहां से हुआ? हमने देखो अभी ग्रह नहीं पढ़ा, अब मैं अभी रिलेशन किससे बता रहा हूं? 5वें हाउस का 5th हाउस का रिलेशन अगर 12th हाउस से रिलेशन हो जाए, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू बी इन अब्रॉड टू गेट हायर एजुकेशन और सम एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी किसी का क्वेश्चन हो साथ साथ पूछ सकता है, मैं वो भी क्लियर करता जाऊंगा। सर क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाँ मैं बोले सर। कुंडली देख रहा था तो उधर 3-4 कुंडली दिखती है कि एक लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, कुछ नवमांस और निरमन भाव। तो कौन सा यूज करना है स्टार्टिंग में? देखिए सबसे पहले ये जो D1 चार्ट होता है इसको लगन कुंडली कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब तक आप इस चार्ट को नहीं पढ़ पाएंगे ढंग से, तब तक आप किसी चार्ट को नहीं पढ़ सकते। ये चार्ट बहुत कुछ बता देता है। मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूं कि 90% एस्ट्रोलॉजी की बुक्स D1 चार्ट पर ही लिखी गई है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में उन्होंने जो लिखा है वो बाकी के चार्ट डिस्क्लोज नहीं कर दे बुक्स में। वो D9, D10, ठीक है। मैं सिर्फ 4 चार्ट देखता हूं, D1, D2, D9 एंड D10, दैट्स ऑल। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है हमको। लेकिन इस कोर्स में सबसे पहले, चूंकि ये बेसिक लेवल का कोर्स है, इसमें पहले आपको D1 चार्ट अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आपको बाकी डिविजनल चार्ट समझ आ सकते हैं। बाकी 3 और डिविजनल चार्ट समझने की जरूरत है। बाकी एक्स्ट्रा डिविजनल चार्ट पर ना तो आप माथा पच्ची करें, ना आपको कुछ समझ आएगा। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। अब देखो मैं आपको राजयोग बताता हूं कैसे बनते हैं। मैं राजयोग यहाँ पर मैथ के फार्मूले से बनाऊंगा। क्लियर? ये केंद्र स्थान होते हैं, पहला हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस केंद्र स्थान होते हैं। जो 5th हाउस है हमारा और 9th हाउस है, ये हमारा त्रिकोण साइन होता है, ठीक है, ट्राइन साइन होता है। इस केंद्र स्थान को भगवान विष्णु का स्थान दिया गया है और 5th हाउस और 9th हाउस को लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। जब केंद्र के हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड जब टुगेदर बैठेंगे, इकट्ठे होंगे, तो विष्णु लक्ष्मी योग बन गया, राजयोग बन गया। हमें राजयोग इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने क्या करा, देखिए 1 + 9, तो ये राजयोग बन गया हमारा, ठीक। फिर हमने कहा 1 + 5, ये राजयोग बन गया। केंद्र का अब मान लीजिए 4 और 10 भी हो गए, तब भी राजयोग हो गया। देखिए 4 + 10, क्यों? केंद्र में केंद्र के स्वामी जुड़ गए। ये भी आपका केंद्र का स्वामी है 4th हाउस, और 10th हाउस भी केंद्र का स्वामी है, तो दोनों मिलके राजयोग क्रिएट कर गए। ठीक है, तो राजयोग हमें याद नहीं रखने, हमको मैथ के फॉर्मूले से एस्ट्रोलॉजी को इजीली समझना है। हेडेक नहीं लेना कि साहब ये भी देखना है वो भी देखना है। फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास। a + b का होल स्क्वायर क्या है वो आपने 10th में पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो 10th में पढ़ी है। तो वही फॉर्मूला जब आपको क्वेश्चन आता था एग्जाम में, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ही तो अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ना। सेम यहाँ पे भी करना है आपको। और दूसरा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही बन सकता है जो रफ कॉपी में क्लास, जैसे माने आपकी क्लास शुरू करी, आप रफ कॉपी में लिख रहे हैं, उसके बाद फेयर कॉपी में जब आप लिखेंगे, आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे और आप बढ़िया सा लिख लेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी जो है अच्छी से आ जाएगी। लेकिन अगर आपने रफ कॉपी में ही रहने दिया, जो लोग आजकल PDF फाइल लेते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस में, कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी, क्योंकि सेल्फ एफर्ट्स तो कहीं आया ही नहीं ना। जिसने सेल्फ एफर्ट्स नहीं किया, ठीक है, देखिए मैं समझाता हूं सेल्फ एफर्ट क्या होता है। देखिए आपका 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस। 3rd हाउस रिप्रेजेंट मरकरी, ये बुध का घर है, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि कौन सी आती है? जेमिनी, यानी मिथुन राशि आती है। 3rd हाउस होता है हमारा राइटिंग का,
तो जब हम राइटिंग ज्यादा करेंगे तो हमारा बुद्ध स्ट्रांग होता चला जाएगा, हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ती चली जाएगी। हम रेमेडी कर तो रहे हैं बाबा साथ में। बड़ा सिंपल से तरीके से आप समझे, जब आप पीडीएफ नोट ले लेंगे, बस देखेंगे, रीड करेंगे, जब तक आप पेन से लिखेंगे नहीं। आप देखिए आपके बच्चे जब क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, आप पेरेंट्स भी हैं इसमें बहुत सारे, आप बच्चे से सुनते हैं, बच्चे फट से आंसर बता देता है। जब एग्जाम में लिखने का टाइम आता है ना, तो 2 लाइनें लिख पाता है वो, बाकी भूल जाता है वो, क्योंकि राइटिंग स्किल उसने डेवलप नहीं करी। ये ड्रॉबैक आ जाता है। आप लोग समझे मैं क्यों बार बार इंसिस्ट करता हूं, रफ कॉपी और फेयर कॉपी, तब जाके एस्ट्रोलॉजी में महारत आती है। आपको अपनी कमियां दिखने लग जाती हैं, मैं कहाँ वीक हूँ। भाई आप अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिए, वी विल डिस्कस ऑन दोस पॉइंट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट वे आउट, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या होता है, हम लोग ग्रह का एस्पेक्ट भी देखते हैं। इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जो लिखा है उससे कहीं अधिक मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरा पहला बैच जो था उसमें 2 डॉक्टर थे, एक बॉम्बे से सॉरी नासिक थे, एक अपना अपना बेंगलोर से वेंकटराम जी थे, ठीक है, और एक किसी कंपनी के सीईओ भी थे। बहुत अच्छे लोग थे, और मैं कई इंटेलिजेंट पर्सनालिटी भी थी, इंटेलेक्चुअल लोग थे। मुझे बड़ा पढ़ाने में मजा आया, क्योंकि मेरे से वो काउंटर क्वेश्चन करते थे, तो बड़ा अच्छा उनको लगा, समझ बहुत अच्छा आया उनको, ठीक है। उनके रेफरेंस से यहाँ 1-2 लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं, उन्होंने ही रेफर किया कि आप राजीव जी से क्लास ले लीजिए, इवन दे हैव पेड। इसके अंदर आप देखिए श्रेया शेट्टी जी ने फीस पे कर दी हुई है। आज वो डेमो क्लास अब अटेंड कर रही हैं, लेकिन फीस उन्होंने सुबह ही पे कर दी थी, क्योंकि वो रेफरेंस थे। मैंने जो पढ़ाया उसमें इतनी सारी टिप्स दे गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। कुछ लोग 30,000 40,000 पे करके आए हुए थे मेरी क्लास में, बोले जी कुछ समझ ही नहीं आया, पहली बार पता चला है राशि क्या होती है और भाव क्या होता है। जब तक राशि और भाव को आप नहीं समझेंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी आ ही नहीं सकती। और हो क्या रहा है क्लास में, सबसे पहले हम लोग ग्रह को पढ़ने लग जाते हैं, बस वही ड्रॉबैक है हमारा। मैं बार बार समझा रहा हूं कि राशि को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं समझाता हूं फिर से दोबारा से, ये क्या होता है कि ये भाव है हमारा, ये भाव हमारा लाभ का भाव है। राशि कौन सी है, कुंभ की राशि आती है। कुंभ क्या होता है, मटका, मटका होता है ना, उसमें पानी भरते हैं, आपका स्टोरिंग होता है, तो लाभ आएगा, यू विल एक्यूमुलेट योर फंड ना। राशि क्या है, कुंभ राशि, जिसका मटके का साइन है, तो मटके में आप पानी भर सकते हैं। तो जब आप कर्म करेंगे 10th house represent your karmas, and after doing karma you earn something, either in the form of job or business, whatsoever you are doing in your life. तो जब आपको प्रॉफिट आया तो लाभ का भाव अगला हुआ, ठीक है। और राशि कौन सी हुई, कुंभ राशि। कुंभ राशि का अर्थ क्या हुआ, हमको पैसा जोड़ना है। प्लेनेट जो बैठा है वो साधन होगा, कोई भी प्लेनेट यहां बैठा है वो साधन होगा। लाभ हानि कैसे क्या होता है, अब मान लीजिए बहुत से, अब मैं छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं। किसी का भी लगन में राहु बैठा हो, मैं प्लैनेट्स भी बताता जा रहा हूं, राशि भी बताता जा रहा हूं। किसी का भी, आप अभी कुंडली चेक कर लीजिए, किसी का भी राहु सिटिंग इन द असेंडेंट ऑफ द D1 चार्ट, द पर्सन विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोग हो सकते हैं दे फील शाई कि वो नहीं बेचारे क्लास में बोलते, तो मुझे इंग्लिश में भी थोड़ा सा बोल देना चाहिए ताकि उनको क्लियर हो जाए। राहु अगर लगन के बैठा हुआ है तो आदमी आउट ऑफ द बॉक्स सोच के रहेगा। जहां लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहां उस आदमी की सोच शुरू हो जाती है। वो ऐसी चीज सोच लेता है, आदमी हैरान रह जाता है, क्योंकि पहला भाव है ना, लगन है। ये लगन क्या है, इसमें 2 चीजें आती हैं। कैसे 2 चीजें आती हैं वो भी सिखाता हूं। मैंने कहा 5वां भाव त्रिकोण है, 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है, और पहला भाव भी त्रिकोण कहलाता है। साथ में पहला भाव जो है केंद्र स्थान भी कहलाता है, क्योंकि 1 4 7 10 ये केंद्र स्थान है। तो जब केंद्र स्थान भी है पहला भाव और त्रिकोण का भाव भी है, तो इसमें डबल इंपैक्ट आ गया। यानी ये अपने आप में विष्णु लक्ष्मी योग है, पहला भाव आपका।
अब आप समझ रहे हैं, पहले भाव से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। पहला भाव बताता है हमारा बोलने का अंदाज क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट क्या है। मान लीजिए मंगल यहाँ है आपका एग्जाम्पल में, और मंगल की ही राशि मेष है, ठीक, और अग्नि तत्व का ये भाव है, और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। मंगल यहाँ बैठ गया जो कि अग्नि का कारक है, तो आदमी को अपना रैंडम बीपी चेक कराना चाहिए, या उसको बीपी का रोग हो सकता है, हाई बीपी, लो नहीं, हाई बीपी। अब आप समझ रहे हैं। तो हमने बताया कहां से हाई बीपी, हमने बताया राशि से। राशि कौन सी है, अग्नि तत्व की। भाव कौन सा है, अग्नि तत्व का। ग्रह कौन सा है, अग्नि तत्व का। तीनों मिलके बीपी का रोग देंगे जातक को। तो अपनी डाइट के अंदर उसे हाई बीपी वाली चीज लेनी ही नहीं चाहिए। काहे को मेडिसिन ले रहे हो भाई आप अननेसेसरी। अपना डाइट ही ऐसा कर लो कि आपको जो है हाई बीपी हो ही ना। ये बात क्लियर हुई आपको? हाँ जी, कोई और पॉइंट करना है क्लियर? मैंने थोड़ी देर पहले, मैं इसकी डेमो क्लास भी डाल दूंगा, जो लोग बाद में ज्वाइन करें टू रीथिंक बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, उनको लगे कि शायद हमको कुछ समझ नहीं है तो हम कोर्स ना ज्वाइन करें, मैं ये डेमो वीडियो में डाल दूंगा बड़े आराम से, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पर मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ। शनि जहां जहां कुंडली में देखता है, दृष्टि भी मैंने सिखानी है आपको, कोर्स के अंदर है। शनि भगवान जहां जहां जिन जिन भावों को देखते हैं, शनि महाराज जी की 3 दृष्टियां होती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं। वो एक तो 3rd हाउस को देखते हैं, एक 7th हाउस को देखते हैं, और एक 10th हाउस को देखते हैं। ये उनका एस्पेक्ट है सैटर्न का। एक सेकेंड, ठीक है, सैटर्न का एस्पेक्ट है। मैं एब्रीवेटेड लिख रहा हूं टू गिव यू मोर नॉलेज, लिखने में टाइम लग जाएगा। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है। सैटर्न जहां भी देखता है वहां पर आपको हार्ड वर्क करने के लिए बोलता है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, शनि भगवान आपको फल नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, शनि भगवान डिसिप्लिन के कारक हैं। तुला राशि, ये वाली जो आपकी राशि है तुला राशि, इसमें शनि देव उच्च के होते हैं। उच्च के होने से क्या होता है, आपके कोर्ट का साइन भी तुला का होता है। आप कोर्ट देखिए, कोर्ट का साइन तुला का होता है। शनि महाराज कहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिए। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, शनि महाराज कुछ नहीं देंगे, दुनिया भर के उपाय करते रहो। और जुपिटर की जो दृष्टि होती है, आई विल राइट डाउन ओवर हियर अबाउट ऑफ द जुपिटर। सो सी द जुपिटर 5, 7 एंड 9, ये 3 दृष्टि होती है। दृष्टि की जो बृहस्पति देव की दृष्टि होती है जुपिटर की, वो अमृत का वर्षा करती है। यानी जहां जहां बृहस्पति देखते हैं वहां वहां आपको कम मेहनत से फल मिल जाता है। सॉरी। और शनि महाराज जहां जहां देखेंगे वहां आपको मेहनत ज्यादा करवाएंगे, ठीक है। एक और अच्छी चीज बता देता हूं, वक्री ग्रह। सब लोग वक्री ग्रह में कंफ्यूज होते हैं, ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो। व्हाट इज द रेट्रोग्रेड प्लैनेट? रेट्रोग्रेड प्लैनेट का सिंपल सा मीनिंग होता है, आई राइट डाउन एब्रिवेटेड रेट्रो। रेट्रो प्लैनेट का मतलब होता है वक्री ग्रह, जिनकी गति तेज हो जाती है। जब आप कार देखें ना दूर से, तो उसका चक्का आपको लगता है उल्टा घूम रहा है, घूमता तो वो सीधा है, कार तो सीधी जा रही है, लेकिन स्पीड से वो उसका पहिया, जो व्हील का जो इम्पैक्ट आता है ना, वो उल्टा नजर आता है। वक्री ग्रह का अर्थ होता है, बड़े ध्यान से सुनिए, आप अगर 8 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 4 घंटे और करनी पड़ेगी, तब जाके आपको फल मिलेगा। दूसरे शब्दों में वक्री ग्रह का मतलब होता है पूर्व जन्म में आपने 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड एग्जाम पास आउट कर लिया था, लेकिन जब मेन एग्जाम आना था बोर्ड का, तो अनफॉर्चुनेटली यू डाई इन योर प्रीवियस बर्थ। तो इस जन्म में आपको जो है वो बोर्ड का एग्जाम देना है। प्री बोर्ड तो आप दे चुके थे पूर्व जन्म में,
तो जब बोर्ड का एग्जाम आएगा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो सिंपल सी रेमेडी है, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, मोर एंड मोर हार्ड वर्क। फॉर एन एग्जाम्पल, एज आई सेड टू यू कि 8 घंटे आप काम करते हैं, इसमें 4 घंटे और जोड़ लीजिए, आपको 12 घंटे काम करने हैं। और अस्त ग्रह का मीनिंग मैंने बताया था, अगर कोई ग्रह कंबस्ट है, अस्त है, अस्त का अर्थ होता है जली हुई रोटी। सूर्य के पास कोई भी ग्रह आ जाए वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब होता है जली हुई रोटी। अगर रोटी जल गई है तो आप खा नहीं सकते। अस्त ग्रह की दशा आ जाए आपके जीवन में तो आपको मान सम्मान उतना नहीं मिलेगा जितने के आप हकदार हैं। उल्टा ये भी हो सकता है जो मान सम्मान मिल रहा है उसमें कमी आ जाए। आप समझे? एक और अच्छी चीज सिखा देता हूं, जिसको चेक करना हो नेट पे चेक कर ले, भगवान श्री राम जी की कुंडली। एक्सॉल्टेड प्लेनेट, सपोज जुपिटर यहां उच्च का है, एक सेकेंड, उच्च का ग्रह अगर आमने सामने हो, जैसे यहाँ जुपिटर उच्च का हो जाता है इसमें, ठीक है, और यहाँ मंगल उच्च का हो जाएगा, मार्स, दोनों ग्रह उच्च के हो गए। अब किसी ने कह दी जी कुंडली बहुत अच्छी है, मेरे जैसे के पास आएगा जिंदगी का बेड़ा गर्क हो गया, कबाड़ा हो गया, क्योंकि उच्च का ग्रह ये अपनी चलाना चाहेगा। वो कह रहा है जी मैं तो उच्च का हूं, सॉरी ये जुपिटर उच्च के हो गए और यहाँ पर मंगल उच्च के हो गए, मंगल अपनी आ गए। भगवान श्री राम जी के एक तरफ जो थे सूर्य थे, एक तरफ शनि महाराज थे, सारी जिंदगी का भंडाधार कर दिया उनका, सारी जिंदगी का भंडाधार कर दिया। उच्च के ग्रह अगर आमने सामने बैठ जाएं, जीवन में अप एंड डाउन इतने आते हैं कि आदमी फेडअप हो जाता है। कभी भी इन दोनों में से किसी एक का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। आई नेवर रिकमेंड स्टोन टू एनीवन, क्योंकि स्टोन्स के अंदर एक थ्योरी लागू होती है, मैं समझा देता हूं क्लास में यहीं इसी डेमो में, कि बिजली ऑन करते हैं, एक ठंडी तार होती है, एक गर्म तार होती है, उन दोनों के मिलन से हमारी लाइट चलती है। तो मान लीजिए जैसे एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, 6 हाउस हमारा लोन का भी होता है। अब बहुत से लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, कहते हैं साहब हमारा लोन सैंक्शन नहीं हो रहा, तो वो कहते थे हमारा छठे घर का आप स्टोन पहन लीजिए, लोन सैंक्शन हो जाएगा। उन महाराज जी ने स्टोन पहन लिया, लोन सैंक्शन हो गया। लेकिन भाई साहब छठा घर रोग का भी है, शत्रु का भी है, हो सकता है आपको रोग भी लग जाए, हो सकता है आपने शत्रु 4 और बना लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? स्टोन पहनना इज अ वेरी डेंजरस थिंग, बहुत सोच समझ के हमें स्टोन पहनने चाहिए। मैंने तो सबसे पहले क्लास में यही बता दिया, जो मैथ का पार्ट है वो भगवान ब्रह्मा जी हैं, जो फलित का पार्ट है, इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, वो भगवान विष्णु हैं, और जो उपाय का पार्ट है वो भगवान शिव है। उपाय क्या बोलते हैं, उपाय का हेड कौन है? शिव है। तो आपने शिव का नाम ले लिया, हो तो गया ना उपाय, नमः शिवाय बोल लिया आपने, हो गया उपाय। हो क्या रहा है आजकल, भाग दौड़ मची पड़ी है, उपाय कर लो, उपाय कर लो। आज आपको एक बहुत अच्छी चीज शेयर करूंगा इसी डेमो क्लास में, आपको डाउट्स क्लियर हो अच्छे से। अब किसी का राहु बैठा है 5वें घर में, ठीक है सर, राहु बैठ गया 5वें घर में, सबने कह दिया जी ये तो पितृ दोष लग गया, आपको संतान के दोष लग गया। मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि मिस कैरेज जरूर देगा, लेकिन आपको पुत्र रत्न तो दे के रहेगा राहु। अब कर लो उपाय। अब जिसने उपाय कर लिए, जहां एक मिस कैरेज होना था वहां 2 होंगे मिस कैरेज, हो सकता 3 भी हो जाए। अरे भैया एक 25 साल का लड़का है, शादी हुई नहीं, पितृदोष का उपाय कर रहे हो। भैया पितृदोष तब आएगा जब उसकी शादी होगी, शादी होने के बाद संतान ना आए तब हम कहेंगे पितृदोष है। फालतू में रेमेडी किए जा रहे हो आप, हद है यार। अरे भाई आम जो आता है अप्रैल में, आम आता है पेड़ पे, आप दिसंबर में उसमें खाद पानी डाले जाओ तो आम थोड़ी लग जाएगा पेड़ पे। हम लोग गलत तरीके से, मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा आपको क्लास में, कि राहु को देख करके कह दिए जी पितृदोष है जी। अरे भैया काहे का पितृदोष, पुत्र रत्न आ तो गया, वंश वृद्धि हो तो गई, अब पितृदोष काहे का? या पितृदोष से आप करा लीजिए, करते रहो उपाय। अब एक और अच्छी बात बताता हूं, सपोज ये लियो साइन है जिसका मालिक सूर्य देव है, सन है,
If Sun and Rahu sitting are together in the same house, what does that mean? The person can be a minister. सूर्य सत्ता का कारक है और राहु राजनीति का कारक है। तो आदमी का दिमाग राजनीति वाला है, सूर्य ग्रहों में राजा है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकता है। हमेशा पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, नेगेटिविटी आएगी नहीं। अगर आप नेगेटिविटी पढ़ते हैं, आपके पास लोग भी वैसे आएंगे, आपके पास कुंडलियां भी नेगेटिव वाली आएंगी और आपको कख समझ नहीं आना, कख समझ नहीं आना, क्योंकि नेगेटिव की देन आपने खुद ही पैदा करी हुई है, हमने तो पैदा नहीं करी। आपने बस राहु देख लिया और ये सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण लग गया, जिसे देखो यूट्यूब पे देख लो, भरमार पड़ी है, सूर्य ग्रहण लग गया। अरे कलयुग में सूर्य के साथ राहु बैठ जाए या बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाए, राजयोग है, राजयोग, पता ही नहीं है किसी को। अब एक एग्जांपल से मैं यहां समझा देता हूं आपको। यहां से देखो, यहां पर जुपिटर बैठा है, यानी बृहस्पति देव बैठे हैं, साथ में इनके राहु महाराज बैठ गए। यहां से समझा देता हूं आपको। राशि कौन सी है हमारी? मीन राशि। राशि और भाव कौन सा है? 12वां भाव। 12वां भाव क्या होता है? विदेश। देखो मैं जैसे कहा वैसे समझा रहा हूं। सबसे पहले मैंने राशि कौन सी देखी? मीन राशि। दूसरा क्या देखा मैंने? 12वां भाव। 12वां भाव किसको कहते हैं? विदेश को। जुपिटर कौन है? हम, जीव। जुपिटर को जीव कहा जाता है, ठीक है। जुपिटर और सूर्य जब इकट्ठे होते हैं ना, तो बोलते हैं जीव आत्मा। हम लोग कहते हैं ना हमेशा जीव आत्मा, तो जीव होता है जुपिटर। यानी किसी के 12वें घर में जैसे बृहस्पति के साथ राहु बैठा, राहु क्या होता है? फॉरेनर्स। भैया तू फॉरेन में जाके रहे। मैथ का फॉर्मूला होता है माइनस इंटू माइनस प्लस। फॉरेन में रहे, तेरे पड़ोसी फॉरेनर्स होंगे। अब वो आदमी कहता है जी मैं तो सर बाहर नहीं जा सकता, तो भैया मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर ले। जो मल्टीनेशनल, फॉर एग्जांपल सैमसंग में देता हूं, मेरे को नाम याद आते नहीं। सैमसंग कंपनी कोरियन कंपनी है, वहां काम कर ले, फॉरेन की कंपनी में, या एम्बेसी में काम कर लीजिए। आप नहीं कर सकते, आप फॉरेन लैंग्वेज सीख लीजिए। फॉरेन लैंग्वेज सीख के वो होता है ना, ट्रांसलेटर होते हैं फॉरेन कंट्री में, जब लोग जाते हैं लीडर्स वगैरह, तो उस भाषा में बात नहीं कर पाते, आप वो लैंग्वेज सीख लीजिए। राहु रिप्रेजेंट फॉरेनर। अब इसको मैं देखो मैंने राजयोग में कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। अब ये गुरु चंडाल योग है जी, बस यही समझना। नेगेटिविटी आप पढ़ोगे तो वही बुद्धि में आएगी, वैसी ही सोच डेवलप हो जाएगी और वैसी ही कुंडली देखने का नजरिया हो जाएगा। मैं कभी इस नजरिए से नहीं देखता, और जिनको पढ़ाता हूँ और सिखाता हूँ उनसे कहता हूँ आज के बाद कभी इस नजरिए से मत देखो, हमेशा नजरिया रखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो मेरे ख्याल कितना टाइम हो गया? 10:10। किसी को कुछ और पूछना है तो मैं शेयर कर सकता हूं, अदरवाइज दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन आउट द कोर्स, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इन अ वेरी डीपली विद एडिशनल नॉलेज। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू लविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई क्वेरी हो तो सर आप बता दें सर। I would surely join the course and then यस सर। I said I surely join the course, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। सर किसी को कोई और क्वेरी हो तो हाँ। आप पूछ सकते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। सर ये पूछने का था कि जो आपने नंबर बताए जो 1 2 3 पर, वो फिक्स रहते हैं क्या? हर एक कुंडली में अलग अलग? हाँ मैं बताता हूँ। काल पुरुष में 1 2 3 ये फिक्स होता है, लेकिन क्या होता है, मैंने अभी आपसे कहा, मैं दोबारा स्क्रीन पर लाता हूँ, आप सुनिए ध्यान। ये नंबर फिक्स नहीं होगा, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। मैंने आपको क्लास में बताया कि जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के साथ ही राशि उदय होती है। राशि को हम बोलते हैं लगन। अब 2 घंटे के लिए वो उदय होगा, तो मान लीजिए पंचांग आपने देखा, सुबह 5:30 बजे सूर्य निकला और आपकी मिथुन राशि जो है उदय हुई, तो वो लगन बन गया आपका। क्लियर हो गया सर? तो हर 2 घंटे बाद लगन चेंज होता रहता है,
क्लियर है सर? आपको क्लास में Correct, सारा yes. डाउट क्लियर होगा, चिंता ना करें सर। ठीक है सर, क्लास की डिटेल बताइए ना फिर। हाँ, मैं अभी बताता हूँ, वो मैंने लिखा हुआ है, मैंने बैनर डाल दिया था। जगदीश जी का कोई क्वेश्चन है? यू मे आस्क मिस्टर जगदीश जी। यस प्लीज जगदीश जी। जगदीश पांड्या जी हैं शायद, ही वुड लाइक टू रेज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑफ दिस। पंकज जी आप पूछ सकते हैं। हाँ, जगदीश जी आ गए ऑन कैमरा। हाँ जगदीश जी आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर? हेलो, आपका साउंड नहीं आ रहा सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी जगदीश पांडे जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, आपका साउंड नहीं आ रहा सर। आप देख लीजिए एक बार उसको। पंकज जी आप पूछ लीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? आप हेलो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। हेलो सर, नमस्कार, पंकज बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार सर, हुक्म करें। सर मुझे पूछना था, आपने वो बताया जो 1, 4 और 7 और 10 वाला जो मूवेबल और फिक्स वाले बता रहे थे ना आप, हाँ जी, उसमें सर ये पूछना चाहता था, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि किसी को कार चलाने जाना है, या मान लो कोई मूव वाला कोई भी काम करना शोरूम से है। नई गाड़ी खरीद के लानी है। हाँ जी, हाँ सर। तो मुझे ये जानना था, वो उसमें 1, 4, 7, 10 कैसे देखा जाएगा, मतलब कैसे समझ मैं आएगा कि भाई बताता ये। हूं आपको कैसे देखा जाएगा। मैंने देखिए बोला है, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है आपके क्वेश्चन के लिए। आपके पास ना पंचांग आ जाता है, हमारे पास हर साल का पंचांग होता है, हाँ ठीक है जी, सर? हाँ जी, हाँ हाँ, पंचांग में हाँ सूर्य जी, उदय के बाद 2 घंटे का एक लगन उदय होता है। लगन क्या होता है? वो राशि से होता है। मान लीजिए ठीक है, सूर्य उदय के समय कर्क राशि का उदय हुआ, ठीक है, तो पहले 2 घंटे कर्क राशि का लगन रहेगा, वो चर लगन हो गया आपका। ठीक है, और मान लीजिए 2 बजे 8 घंटे बाद वो लगन वापिस आता है, ठीक है, ठीक है? 2 बजे वो लगन वापिस आएगा, यानी 2 बजे से लेके 4 बजे तक वो लगन फिर से रहेगा, ठीक है? ठीक है। या होरा, होरा होरा का कह रहा हूं, सॉरी मैं, दैट्स माय मिस्टेक। मान लीजिए मकर लगन आ गया, ठीक है, या ठीक है, तुला लगन आ हाँ, गया 2 बजे, तो आप जाके ठीक गाड़ी है, ले आइए। आपने पंचांग अच्छा, देखना है सर, ठीक है। बड़ा तो इजी है। आपके आपने मान लीजिए मेरा, दुकान का उद्घाटन करना है सर, चर लगन में ठीक है, उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आपने शटर रोज ऊपर करना है सर। हाँ जी, ठीक है। आप समझ रहे हैं सर, सर शटर लगन मतलब आपको रोज मूवेबल, ऊपर करना है शॉप का, मूवेबल वाले में। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है जिस दिन सर? उसको हवन, मतलब उसका हवन होगा दुकान का, तो वो वो चर चर लगन लगन में में ही करना करना है। है आपने, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि तो आपकी ऐसे ही अगर, कमाई बढ़ती रहे, यानी आपके पास कस्टमर का मूवमेंट होता रहे। चर लगन का मतलब होता है इंग्लिश में मूवेबल साइन। ठीक है, तो आपके अगर यहाँ, मान लो हाँ जी बोले। हाँ, आप बोलो सर, मैं फिर बाद में आपसे पूछ नहीं नहीं, लूंगा। बोलिए बोलिए। एक मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मकान की अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है, दैट इज ए फिक्स बिल्डिंग ना। हाँ बिल्डिंग फिक्स है। मकान अगर बनवाना है, तो वो फिर हाँ, ये फिक्स वाले टाइम में हमने करना होगा, फिक्स दो में करना है पाँच। सर, चर में नहीं कर सकते सर। अच्छा, वो फिर हमें फिक्स वाले में ही उसका वो फिक्स में ही हवन करना या है, जो भी भूमि पूजन करवाना है, वो फिक्स वाले में वो लगन में करना फिक्स में चाहिए। सब चलेगा सर, वो तो लॉन्ग लाइफ के लिए है सर। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर डेली जब शटर ऑन होगा दुकान का, तो नहीं नहीं तब भी नहीं हमें नहीं, नहीं नहीं, वो आप देख लो पंचांग में रोज आता है, हाँ जी, हाँ, रोज आता पंचांग है, में तो डेली आता, हाँ जी, ठीक है हाँ ना? हाँ। अब मान लीजिए कोई नौकरी है, किसी को नौकरी ज्वाइन करनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ट्रांसफर हो गया उसका, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्कुल एम्प्लॉय बिल्कुल का बिल्कुल। ट्रांसफर हो गया। अब वो जब ठीक वो है, रिपोर्टिंग अपने ऑफिस में करे, जब ज्वाइन करे, तो फिक्स साइन में ज्वाइन करे, अच्छा, ठीक ठीक क्योंकि ठीक। उसको नौकरी सारी जिंदगी करनी है सरकारी, बार बार ट्रांसफर बिल्कुल थोड़ी ठीक बात देखना है। है सर। मूवेबल बिल्कुल साइन में बिल्कुल ठीक करेगा बात तो है। बार बार ट्रांसफर हो जाएगा सर। ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस घंटे में करे जिस टाइम में वो वाला टाइम हाँ लगन चल साइन हो, रहा हो। यस। ठीक 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 ठीक। अंजू अंजू बामा समझ जी, गया। अंजू थैंक यू अंजू सर, बामा थैंक जी, यू, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सर। अंजू बामा जी, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अंजू बामा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो अंजू बामा जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अंजू बामा जी,
और किसी ने पूछना है, शायद उनको पता नहीं क्या है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को. एनीवन इज इंटरेस्टेड टू आस्क द क्वेश्चन प्लीज. I have a request to everyone, ask the question so that the picture makes very clear to all of you. शायद उनसे गलती से रेज हो गया अंजू बामा जी से. हाँ जी, जगदीश पांडे जी, you are also interested to ask a question to me? Yes, please. कोई और पूछना चाह रहा है क्वेश्चन तो मैं बता दूं थोड़ा सा. एक और अच्छी चीज बताता हूं. Why you have a unsteady life right now these days? Suppose आपका जो ये एक अच्छी बात मैं जाते जाते बता दूं, 10th हाउस है. दिस इज बेसिकली दिस रिप्रेजेंट योर कर्मा. हमारे कर्म गति है ये. हम काम धंधा क्या करते हैं. अगर इस 10वें भाव पर पाप प्रभाव, इफ इट हैज अ मैलिफिक aspect on the 10th house, isn't it? And the lord of the 10th house is sitting in the Trikka Bhava. Trikka Bhava means 6th house, 8th house and 12th house. The person have a unsteady life. जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे. एक और अच्छी बात बता देता हूं. 10वें घर का मालिक 12वें में है ना, जिसे अशुभ ना समझे. लीडर्स की कुंडली चेक करें, जो पार्टी चेंज करते हैं ना, उनका 10वें घर का मालिक 12वें में चला जाता है. वो पार्टी चेंज कर लेते हैं. हर एक चीज को पॉजिटिव लें. भाई कोई बीजेपी से निकल के कांग्रेस में चला गया, कोई कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आ गया, तो पार्टी चेंज करते रहते हैं लोग. तो उनका 10वें घर का मालिक 12वें में होगा, जो पॉलिटिकल कुंडली होती है. तो हर जगह का मीनिंग अलग हो जाता है. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो आई हैव एन हम्बल रिक्वेस्ट. आई विल ओपन द चैट बॉक्स ऑफ द basic Vedic astrology group after the class. So the people who are interested to join the course, they can make either payment via Paytm, PhonePe or GPay. They can join the class. The class will be start out on maybe on 10th, क्योंकि मेरी 2-3 classes अभी pending है. I'll inform you in the group whether it will be on 10 or 7. या तो ये क्लास 7 को स्टार्ट होगी. मेरा एक नक्षत्र का कोर्स पड़ा है और एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है. जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है, वो भी मैं कराने जा रहा हूं. तो मेरा कोशिश रहेगी कि अगर आप सभी ज्वाइन कर लेते हैं, देन आई विल स्टार्ट इट आउट ऑन 7th दिस कोर्स. ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से बेसिक समझ सकें. और दुनिया भर के वहम को हटाना मेरा पहला प्रिंसिपल है. जितने वहम आपके एस्ट्रोलॉजी में, उनको दूर करना बेसिक कोर्स में ही मेरा पहला धर्म है. ठीक है, क्लियर है सर? तो अब आपके साथ विदा लेते हैं. तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्लास ज्वाइन कर लें. What I'll do my best, I'll put this demo class in the group so that everyone can see and take his decision later on what he want to do. ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्लास खत्म कर लेते हैं और आपसे विदा ले लेते हैं. ठीक है, मैं डेमो क्लास जो है ये मैं डाल दूंगा सभी के लिए, ताकि उसको आप अच्छे से बारीकी से समझ सकें. ठीक है, तो आप इस डेमो क्लास को आप देख लीजिएगा. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, श्वेता जी ने शायद अभी अभी ज्वाइन किया है. श्वेता जी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं ये डेमो क्लास जो है अभी सुबह मॉर्निंग में ग्रुप में डाल दूंगा. आप इस क्लास को देखें और सभी लोग देखें और अपना डिसीजन दें दोबारा क्लास देखने के बाद कि आपको क्या अच्छे से समझ आ सकता है और कैसे एस्ट्रोलॉजी आसानी से सीखी जा सकती है. सबसे पहला मेरा उद्देश्य यही है कि आपके एस्ट्रोलॉजी के वहम दूर करना और अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाना. Thanks a lot to everyone for joining this class. Have a good day. Thanks.